हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है सॉल्यूशंस चैप्टर का। तो देखिए ज़रा, हम लोग आज डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर के बारे में। क्या हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे रॉल्स लॉ के बारे में, है ना। रॉल्स लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ के अलावा कुछ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या होते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो हम लोग देखेंगे। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हम लोग ये सब कुछ डिटेल में कर चुके हैं, है ना। उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। आज हम लोग देखेंगे हेनरीज लॉ के बारे में। हेनरीज लॉ बेसिकली बताता है कि जब हम गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो किस तरीके से उनकी सॉल्युबिलिटी वेरी करती है, कैसे वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, राइट। अब कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, आई होप आपने वो सवाल घर पे सॉल्व किया होगा। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए उस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है। जो क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, मोलालिटी का एक सवाल था। तो आप बता दीजिए कि मुझे उस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है। नेक्स्ट स्लाइड। जल्दी से बेटा मुझे बता दीजिए कि उस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आया है। मोलालिटी का जो मैंने बेटा एक क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट। क्या आंसर आया बच्चे, जल्दी से बताइए। 0.61 मोलर। और किसी का कुछ और आया है? अच्छा, वो मोलालिटी वाला पूछ रही हूँ बेटा मैं, मोलालिटी वाला क्वेश्चन, मोलालिटी वाला पूछ रही हूँ बच्चे। 0.694 और 0.67। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अब संडे को ही कराऊंगी मैं, अभी आपकी रिवीजन चलेगी, हो जाएगा, परसों तक तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है बेटा 0.617। कैसे किया है आप लोगों ने क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा। जिनका पॉइंट हाँ सही है 0.62 0.617 बिल्कुल सही है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, जरा ध्यान से देखो। देखिए, आपसे उसने बोला कि आपके पास एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, वो 10% बाय वेट है, यानी कि 10% W बाय W है। 10% W बाय W है। अब 10% W बाय W का बेटा का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने 10 ग्राम सॉल्यूट डाला है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 10 ग्राम सॉल्यूट डाला है बच्चे आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन में। सो 10% W बाय W का मतलब है कि 10 ग्राम सॉल्यूट आपने डाला है किसमें? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम, है ना। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? 100 ग्राम, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चे? 100 ग्राम है। तो बेटा सॉल्वेंट का मास कितना होगा? सॉल्वेंट का मास हो जाएगा, वो हो जाएगा सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास, दैट इज 100 माइनस 10, यानी कि 90 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा बेटा? 90 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको मोलालिटी के लिए क्या चाहिए होता है? आपको मोलालिटी के लिए चाहिए होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का मास कितना है बेटा? 90 ग्राम है। सॉल्वेंट का मास कितना है बच्चे? 90 ग्राम है। और आपको सॉल्यूट के मोल्स चाहिए, तो आप दोनों को डिवाइड कर दोगे, आपके पास मोलालिटी आ जाएगी। तो मोलालिटी क्या हो जाएगी? सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स क्या होंगे? सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सॉल्यूट का मास कितना है? 10 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180, तो डिवाइड बाय 180। सॉल्वेंट का मास कितना है बच्चे? 90, लेकिन ये ग्राम्स में है, तो 1000 में करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100, सॉरी 1000 में, केजी में करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो 0 0 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 100 अपॉन 18 इंटू 9, 100 अपॉन 18 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 162, 100 अपॉन 162, दैट मीन 0.61 आपका आंसर आ जाएगा। 0.61 मोलर विल बी द आंसर,
ठीक है। सो आंसर क्या हो गया 0.61। हो सकता है आपने सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम ले लिया हो। नहीं बेटा, सॉल्यूशन का मास है आपके पास 100 ग्राम, सॉल्वेंट का मास आपके पास 100 ग्राम नहीं है। सॉल्वेंट का मास है आपके पास 90 ग्राम। कितना है बच्चे? 90 ग्राम है। ठीक है, क्लियर है। सो मोलारिटी कितनी हो जाएगी? मोलारिटी हो जाएगी 0.61 मोलल। ठीक है, क्लियर है। जल्दी से बताइए आप सभी को। चले आगे। सभी का यही आंसर आ रहा था ना, इसी तरीके से बच्चों ने सॉल्व किया था। सॉल्यूशन का मास तो नहीं ले लिया 100 ग्राम, सॉल्वेंट का मास बेटा आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, कितना लिखना है? सॉल्वेंट का मास आप लोगों को लिखना है। ठीक है, और कुछ बेटा हो गया सबसे? चले आगे अगले सवाल पे। फिर एक और सवाल भी मैंने आप लोगों को दिया था, और वो मैंने दिया था कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 6 + 1.5 काईबी। आपको निकालनी थी बेटा PA नॉट की वैल्यू, और साथ ही साथ आपको निकालनी थी PB नॉट की वैल्यू, है ना। सो आपके पास टोटल वेपर प्रेशर कितना था? वो था 6 + 1.5 काईबी। आपको PA नॉट निकालना था और PB नॉट निकालना था। तो जल्दी से मुझे बताओ। देखो, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, राइट? घबराना मत, पूछ लेना। कोई भी सवाल आ रहा है माइंड में, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो बोल दो कि मैम ये वाला स्टेप समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगी, है ना। बट डाउट्स मत रखना अपने माइंड में, क्योंकि अभी रिवीजन का टाइम है। अभी के टाइम पे आपको सारी चीजें क्लियर करनी होगी। अगर अभी क्लियर हो जाएगा तो आगे भी सवालों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो बात करते हैं अब हम लोग किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए बेटा क्या आंसर आया है आप लोगों का। PA नॉट की वैल्यू और PB नॉट की वैल्यू आप सभी की क्या आई है? जल्दी से मुझे बता दीजिए। PA नॉट आया है 6, PB नॉट आया है 6.5, PB नॉट आया है 9, ठीक है। PA नॉट आया है 6 और वो आया है बाकी बताइए ज़रा क्या आएगा आंसर, बताइए बेटा क्या कैसे सॉल्व किया है। चलो ठीक है। नहीं बेटा, क्लास 10th को रिवीजन में मैं नहीं पढ़ा रही, रिवीजन में एक दूसरी टीचर है वो पढ़ाएंगे, अब मैं नहीं पढ़ा रही। ठीक है, तो देखिए जरा आपके पास P टोटल क्या था बेटा? P टोटल था अब देखो यहाँ पे काई बी दिया है ना, काई बी दिया है ना, तो आपको क्या करना है? काई बी वाला फॉर्मूला लेना है। काई ए वाला फॉर्मूला मत ले लेना, क्योंकि आपको काई बी दिया है ना, तो काई बी वाला फॉर्मूला लेना। सो P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट प्लस PB नॉट माइनस PA नॉट इंटू में काई बी। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा देखिए इसको कंपेयर करते हैं, 6 + 1.5 काई बी। तो कंपेयर करो बच्चे, PA नॉट कितना आ गया? 6 आ गया, है ना। सो आपके पास कंपेयर करने पर PA नॉट कितना आ गया बच्चे? 6 आ गया। अब जो बच्चे 6.5 बोल रहे हैं उन्होंने गलती कर दी। PB नॉट माइनस PA नॉट कितना है? 1.5। सो बच्चे PB नॉट माइनस PA नॉट कितना है? वो है 1.5। तो PA नॉट इधर जाके माइनस है तो इधर जाके ऐड हो जाएगा। सो PB नॉट इज इक्वल टू 1.5 प्लस PA नॉट, है ना। तो PA नॉट कितना था? 6। तो PB नॉट कितना हो जाएगा? 1.5 + 6 यानी कि 7.5। 6.5 क्यों बोल रहे हो बच्चे? 7.5 होगा। और 4.5 वालों ने क्या किया? उन्होंने माइनस कर दिया। बहुत बढ़िया, ऐसी गलती नहीं करनी, है ना। उन्होंने 1.5 को माइनस कर दिया, बहुत ही अच्छे बेटा, ऐसे नहीं करना, सीधी सी बात है। ये देखो इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो PA नॉट 6 था तो 7.5 हो जाएगा। सो आपके पास PA नॉट आया है 6 और PB नॉट आया है बेटा 7.5। कितना आया है बच्चे? 7.5। अब बताइए जिन्होंने 6.5 लिया था क्या समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? सिंपल सा तो सवाल है, सिंपल सा सवाल है बेटा। मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको बोला है कि इसके अंदर आपको PA नॉट और PB नॉट बताना है ना। PA नॉट और PB नॉट बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे कल P टोटल के, है ना। P टोटल का जिसमें से एक फॉर्मूला ये था, है ना। तो अब मैंने काई बी वाला क्यों लिया? क्योंकि इसमें काई बी है। आपको बस इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को कंपेयर करना है। ये भी तो P टोटल है और ये भी P टोटल है, ठीक है। ये भी P टोटल है, ये भी P टोटल है। तो P टोटल यहाँ पे कितना है? 6 + 1.5 काई बी। तो PA नॉट कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। PA नॉट कितना हो गया? 6 हो गया, है ना। और PB नॉट माइनस PA नॉट कितना हो गया? 1.5। कंपेयर कर लो ना सीधा सीधा। तो PA नॉट तो 6 आ गया और PB नॉट माइनस PA नॉट 1.5 आ गया।
सो इस पी ए नॉट की जगह यहाँ पे 6 पुट कर दोगे, ये इधर माइनस है तो उधर जाके ऐड हो गया। सो पी बी नॉट इज इक्वल टू 1.5 प्लस पी ए नॉट, दैट मीन्स 1.5 प्लस 6 यानी कि 7.5। सो पी बी नॉट कितना आ गया बच्चे, 7.5 आ गया। ठीक है, अच्छा ऐड करने में गलती कर दी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 6 प्लस 1.5 6, कोई बात नहीं, ध्यान रखना आगे से। ठीक है, चले आगे बच्चे, अगले सवाल पे आगे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग हेनरीज लॉ के बारे में। हेनरीज लॉ क्या होता है जल्दी जल्दी देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड सवाल देखेंगे, है ना। देखो बेटा, मैं डेफिनेशंस यहाँ पे आपके लिए लिख के आऊंगी, क्योंकि बेटा थियोरेटिकल सवाल जो है ना, थियोरेटिकल सवाल भी पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। ऐसा तो है नहीं न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल तो 2-4 आएंगे, बट थ्योरी ज्यादा आएगी, है ना। सो थ्योरी ज्यादा आएगी, तो इसलिए मैं डेफिनेशंस बच्चे यहाँ पे लिख के रहूंगी। डेफिनेशंस को ध्यान में रखो और एज इट इज पेपर में लिख के आओ, आपके नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, देखिए जरा नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। अब हम लोग बात करते हैं हेनरीज लॉ के बारे में। तो आप सभी को पता है कि जो हमारे पास गैसेस होती है वो पानी में सॉल्यूबल होती है। कोल्ड ड्रिंक तो सभी पीते हैं, है ना। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें CO2 डिजोल्व होती है ना। या फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी में कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि जो पानी होता है उसके अंदर O2 डिजोल्व होती है जो वो इनहेल करते हैं और फिर वो सर्वाइव करते हैं। सो इस तरीके से जो हमारे पास गैसेस है वो लिक्विड्स के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स है जो उनकी सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर और साथ ही साथ प्रेशर, है ना। तो डिफरेंट फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, है ना। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। तो जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड के अंदर वो इन डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब कुछ गैसेस होती है जो बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होती है, और कुछ गैसेस बेटा ऐसी होती है जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन की, ये गैसेस जो होती है ना पानी में बहुत कम सॉल्यूबल होती है, वेरी लेस सॉल्यूबल। बट कुछ गैसेस ऐसी होती है जैसे कि अमोनिया हो गया, HCl हो गया, है ना, ये गैसेस पानी में काफी ज्यादा सॉल्यूबल होती है। ठीक है, सो हमारे पास कुछ गैसेस ऐसी होती है जो पानी में बहुत ज्यादा सॉल्यूबल होती है, और कुछ गैसेस ऐसी होती है जो कि पानी में बहुत कम सॉल्यूबल होती है। तो जो पानी के साथ रिएक्ट कर जाती है ना जनरली, जैसे अमोनिया पानी के साथ रिएक्ट कर गया और NH4OH बना दिया। सिमिलरली जो गैसेस रिएक्ट कर जाती है पानी के साथ वो ज्यादा सॉल्यूबल होती है, लेकिन जो रिएक्ट नहीं कर जाती वो कम सॉल्यूबल होती है ना। सो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है कि कौन सी गैस ज्यादा सॉल्यूबल होगी तो और कौन सी गैस कम सॉल्यूबल होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं गैसेस की सॉल्युबिलिटी किसके केस में, लिक्विड के केस में। उसके बाद टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी, हाँ जी बेटा SO2 भी ज्यादा सॉल्यूबल होती है, मैंने पहले बताया हुआ है आपको। सो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और किसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो देखिए जरा, अब जो गैसेस का डिसोल्यूशन होता है ना पानी में, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी कि अगर गैस को मुझे डिसॉल्व करना है वाटर के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर, और मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन बनाना है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना बेटा, ये बच्चे एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, राइट। कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है ना, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। अच्छा चलो देखो, एक कंटेनर है, उसमें रिएक्शन हो रही थी और कंटेनर बहुत गर्म हो गया तो उसमें बहुत हीट रिलीज हो रही थी। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको और हीट दे रहे हो, है ना। एक तो पहले ही इतनी ज्यादा उसमें हीट रिलीज हो रही है, तुम उसको और हीट दे रहे हो, तो होगा क्या, रिएक्शन हो पाएगी, कंटेनर तो फट जाएगा ऐसे बिल्कुल, उसमें रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, है ना। इसी तरीके से इसके अंदर क्या किया, ये रिएक्शन कैसी थी, एक्सोथर्मिक थी। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि इसके अंदर आपके पास जो हीट थी वो बहुत ज्यादा रिलीज हो रही थी, है ना। जो हीट थी वो बहुत ज्यादा रिलीज हो रही थी जब आपने गैस को पानी में डाला। लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना, यानी कि आपने और हीट दे दी। एक तो पहले ही इतनी हीट रिलीज हो रही थी, फिर आपने क्या किया,
टेम्परेचर को बढ़ा दिया। फिर आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। सो टेम्परेचर बढ़ाने पर बताओ जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ेगी कि घटेगी? टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ेगी या फिर घटेगी? ये ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बताइए जरा मुझे, बढ़ेगी कि घटेगी? डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? बिल्कुल सही, घटेगी, है ना, क्योंकि देखो ऑलरेडी इसमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो रही थी। हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो पहले ही इतनी हीट रिलीज हो रही है, तुम और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो ली चार्टियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सॉल्युबिलिटी को कम करने के लिए जो हीट रिलीज हो रही है उसको ओवरकम करने के लिए हम और हीट दे रहे हैं, रिएक्शन जो होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। जो हमारी रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, और अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, क्योंकि जो डिसॉल्यूशन होता है गैसेस का लिक्विड के अंदर वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर हम उसके अंदर और हीट देंगे तो ली चार्टियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि उस हीट को हम और भी दे रहे हैं, है ना, और पहले हीट रिलीज हो रही है, तो उस हीट को कम करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। और बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि जो पहले डिसॉल्व हुआ था ना वो वापस से मिल जाएगा, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो वापस से गैस और लिक्विड हमें दे देगा। गैस अलग हो जाएगी, लिक्विड अलग हो जाएगा। सो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो आपको याद रखना है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, वो भी हम लोगों को देखना है, और वो है हेनरीज लॉ। वो क्या है बेटा? हेनरीज लॉ है। सो प्रेशर बढ़ाने पर कैसे सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है वो हम लोगों को देखना है, और वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यस बेटा, हेनरीज लॉ के केस में हम गैसेस ही क्या होती है? सॉल्यूट होती है। हम गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं ना पानी में, सो ऑब्वियस ही बात है गैस हमारा क्या है? एक तरीके से सॉल्यूट है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइए बेटा, गैसेस की जनरल में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो आपके पास जनरल जो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, जो उसका डिसॉल्यूशन प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। अरे तुम इतने कमेंट्स क्यों कर रहे हो? तुम सुन नहीं रहे हो अपने में? मुझे पता है तुमको आता है, बट सुन लो ना, सुनने में क्या जा रहा है? क्या पता कुछ नई चीज सुनने को मिल जाए, है ना। मुझे पता है तुमको आता है, तुम पढ़ चुके हो सारी चीजें, बट बेटा सुन लो उस चीजों को अच्छे से, हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। राइट, मेरी हर बात में कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा तुम्हें, इसलिए अगर सुनोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज होंगे। राइट, सो अननेसेसरीली कमेंट मत करो, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो शांति से सुन लो और पढ़ाई करो। मुझे पता है आपको आता है, आप सॉल्व कर लेते हो, उसीलिए यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो बेटा फर्स्ट पॉइंट में ये था कि कुछ गैसेस बहुत ज्यादा सॉल्यूबल होती है और कुछ गैसेस बहुत कम सॉल्यूबल होती है। तो जो गैसेस रिएक्ट नहीं करती ना वो कम सॉल्यूबल होती है, और जो रिएक्ट करती है तो वो ज्यादा सॉल्यूबल होती है। ठीक है, जो अब बेटा मैंने क्या बोला, आपको ये रिएक्ट नहीं करती इसलिए कम सॉल्यूबल होती है। आप वो जो रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा? मैंने बोला कि रिएक्ट नहीं करती तभी तो ज्यादा सॉल्यूबल होती, तभी तो कम सॉल्यूबल होती है। जो रिएक्ट कर रही है वो तो ज्यादा सॉल्यूबल है ना, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है कि कैसे, और फालतू में अननेसेसरीली कमेंट मत करो। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछो। राइट, जो मैं पूछ रही हूँ बस उस बात का जवाब दो। अच्छे से पढ़ाई करो, शांति से आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, अल्कोहल से बाकी है तो फिर पुराने लेक्चर्स देखो, और क्या ही कर सकते हो। ठीक है, पुराने लेक्चर्स देख लो, धीरे धीरे देख लो, अभी टाइम है, आराम से देख लो उन लेक्चर्स को, सब कंप्लीट हो चुका है, बस एक कोऑर्डिनेशन बचा हुआ है आपका। राइट, तो पुराने लेक्चर्स देख लो, और कभी कभी रिवाइज करना है तो रिवीजन क्लास में भी आप आ सकते हो। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी वेरी करती है। तो आप मुझे बताओ,
कि प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी। प्रेशर बढ़ाने पर, नेक्स्ट स्लाइड, प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी? जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा। प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? इस फिगर में देखो, पहले जब पिस्टन ऊपर था, है ना, पहले जब पिस्टन बेटा ऊपर था तो गैस मॉलिक्यूल सारे दूर दूर थे, पार्टिकल जो थे गैस के वो बहुत दूर दूर थे। मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर बढ़ाने पर जो गैस मॉलिक्यूल थे वो लिक्विड के सरफेस के पास आ गए, मतलब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर थे, इधर तक से देखो, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर थे वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अगर ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स इधर आ गए तो वो ज्यादा अंदर जाएंगे ना, ज्यादा अंदर जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। अब आपको पता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 बिल्कुल हाई प्रेशर में ऐसे सील करके बंद होती है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रेशर लूज करते तो सारी गैस निकल जाती है, फिर अच्छी भी नहीं लगती हमें पीने में, है ना। तो प्रेशर बढ़ाने पर जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और उसी के लिए हेनरी ने अपना लॉ दिया। अब बच्चे को पता ही नहीं होता कि हेनरीज लॉ जो था वो गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए था लिक्विड में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। हेनरी ने जो लॉ दिया था वो गैसेस की सॉल्युबिलिटी के लिए दिया था, है ना, कि कोई गैस कितना पानी में कितना लिक्विड में सॉल्यूबल होती है उसके लिए उसने वो लॉ दिया था। ठीक है, सो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रेशर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी बेसिस पे उसने लॉ दिया। उसने क्या बोला कि जितना गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, जितना गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उतना उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने का मतलब है कि वो ज्यादा अपने लिक्विड के अंदर जाएगी, यानी कि जो अमाउंट होगा उसका सॉल्यूशन के अंदर वो ज्यादा होगा। तो इसीलिए उसने बोला कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जो गैसेस का पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के जो कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आता है स्टेटमेंट आती है, बहुत बारी पूछी गई है, स्टेट हेनरीज लॉ। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। अरे यार अच्छी क्यों नहीं लगती? तुम एक काम करो, कोल्ड ड्रिंक को खोल के रख दो थोड़े टाइम के लिए, मतलब 2-3 घंटे के लिए खोल के रखो, या फिर जब तुम एक दिन बाद उसको पीते हो तो तुम्हें अच्छी लगती है क्या? ऐसे बोलते हैं ना कि उसमें तो मतलब उसमें तो गैस है ही नहीं, तो फिर वो हमें अच्छी नहीं लगती पीने में, है ना। अब आपको हो सकता है अच्छी लगती हो, बट उसमें गैस जो होती है वो निकल जाती है। जब हम प्रेशर जैसे ही लूज करते हैं तो सारी की सारी गैस निकल जाती है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर कब लगता है? जब बहुत सारी गैसेस होती है ना, और प्रेशर लगता है जब एक अकेली गैस होती है। एक अकेली गैस होगी ऊपर तो उसका अपना प्रेशर होगा, बट जब हमारे पास जैसे मिक्सचर होगा, अगर 2 वोलेटाइल लिक्विड तो दोनों के वेपर्स होंगे, है ना, तो दोनों का अपना कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, राइट। और डाल्टन लॉ क्या बोलता है कि जो टोटल प्रेशर होता है सभी के पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, सो गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। या फिर बेसिक सी बात है, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा डिसॉल्व होगी, सॉल्यूशन के अंदर उसका अमाउंट उतना ज्यादा होगा और मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, राइट। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid or solution. अब जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है बेटा KH। कांस्टेंट क्या होता है? KH होता है। सो जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, और हेनरीज लॉ के लिए कांस्टेंट होता है KH। इस KH को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। इस KH को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। सो दिस KH इज कॉल्ड एज हेनरीज कांस्टेंट। सो पार्शियल प्रेशर क्या होगा? वो होगा KH इंटू में मोल फ्रैक्शन, राइट। अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन हो जाएगा पार्शियल प्रेशर अपॉन में KH। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? अरे स्टेट द हेनरीज लॉ, मतलब हेनरीज लॉ बताओ क्या होता है बेटा? अरे यार स्टेट द हेनरीज लॉ का मतलब है हेनरी लॉ बताओ क्या होता है, वो आपसे ये पूछ रहा है।
सो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा पार्शियल प्रेशर अपॉन में KH, है ना। तो आपने क्या देखा कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन भी और KH भी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी और KH भी। सो मोल फ्रैक्शन एंड KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर KH ज्यादा होगा तो बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। KH ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन कम होगा, KH कम होगा तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। अब मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है, ऑब्वियस ही बात है ना। मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है, यानी कि बेटा KH ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन कम है, KH ज्यादा होगा तो मतलब कि आपके पास जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, कम है। सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। KH ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, और KH कम तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। KH कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, KH कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और KH आपके पास ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चे, आपके पास कम होगी। तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि बोथ KH एंड सॉल्युबिलिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब देखो बेटा, याद नहीं करनी बेटा, क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बताती हूं। अगर आप, पेन नहीं चल रहा, अगर आप क्या करो, टेम्परेचर बढ़ाओ। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बताइए सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी। टेम्परेचर को बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी, जल्दी से बताइए। हाँ रुक जाओ, कोई बात नहीं, अभी आप पहले मेरी बात बताओ। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी, जल्दी से बताइए। डिक्रीज होगी ना, ऑब्वियस ही बात है। हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी घटी, है ना, और KH भी बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी घटी। टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी घटी, KH बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी घटी, यानी कि टेम्परेचर और KH आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो क्योंकि ये बढ़ाने पर ये घट रहा है, ये बढ़ाने पर ये घट रहा है, दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर KH बढ़ेगा, और अगर KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब आपको याद नहीं करनी वैल्यूज, आपसे पूछ सकता है बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर KH बढ़ेगा कि घटेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई दोनों चीजें सॉल्युबिलिटी को घटा रही है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा, और जो सॉल्युबिलिटी होगी बेटा वो हमारे पास घट जाएगी, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, वो आपसे अब एक सवाल पूछ सकता है। सवाल वो आपसे कैसे पूछ सकता है, वो आपको बोल रहा है कि आपके पास ना 3 गैसेस है XYZ, ठीक है। आपसे वो बोल रहा है कि आपके पास 3 गैसेस है XYZ, ब्लैंक स्लाइड कर दो। आपसे वो पूछेगा कि आपके पास 3 गैसेस है, वो है X, Y और क्या है, Z है ना। उसने बोला कि इसके लिए जो KH की वैल्यू है ना, सपोज करो 4.1 है, इसके लिए जो KH की वैल्यू है सपोज 5 है, और इसके लिए जो KH की वैल्यू है सपोज 7 है। आपसे वो बोलेगा कि आपने इन गैसेस की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ। आप इन गैसेस की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर मुझे बताओ। दिख नहीं रहा, अरे यार रुको, बताइए जरा इनकी बेटा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। देखो मैंने क्या बोला, KH ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम, है ना। तो आपके पास सॉल्युबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, X की, देन Y की एंड देन Z की, क्योंकि Z की KH की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी, ऑब्वियस ही बात है ना। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, KH की, देन आपके पास
सॉरी x की, देन y की एंड देन z की, क्योंकि इसका KH ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी सबसे कम, KH कम तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो, अगर वो आपको बोले कि आपको ना पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस में और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में अगर ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसा आएगा? अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस में और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में ग्राफ बनाना है तो बेटे ग्राफ कैसा आएगा? बताइए जरा जल्दी से, कैसा ग्राफ आएगा अगर आपको पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ बनाना है? तो आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है? वो होता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है? KH इंटू मोल फ्रैक्शन, है ना? तो कैसा ग्राफ आएगा? y इज इक्वल टू mx। कैसा ग्राफ आएगा? y इज इक्वल टू mx, है ना? है ना? तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस तरीके का आपके पास ग्राफ आएगा। बेटा देखो, मैंने आपको क्या बोला? अच्छा चलो एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन आया बच्चों का कि मैम क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है? अच्छा ठीक है, देखो आपके पास जब कोल्ड ड्रिंक गर्म होती है ना, एक तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक होती है वो बड़ी अच्छी लगती है हमें पीने में, लेकिन गर्म पीते तो वो बहुत बेकार सी लगती है ना? क्योंकि क्या होता है, हाँ जी, डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट टेम्परेचर पर नहीं, ऑब्वियसली हाँ, डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट KH वैल्यूज होगी। अब मेरी बात सुनो कि जब कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है तो हमें बड़ी पसंद आती है, लेकिन जब गर्म होती है तो उसका टेस्ट अच्छा सा नहीं लगता। और जो CO2 होती है ना उसमें से जल्दी निकलती है गर्म के अंदर, और ठंडी होती है तो CO2 उसमें डिसॉल्व रहती है, इसलिए वो हमें अच्छी लगती है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला कि जब हम गैस को पानी में डिसॉल्व करेंगे ना तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता, सॉरी गैस को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब उस प्रोसेस के अंदर ना बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हो रही है, उस प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हो रही है। अब तुम टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो, यानी कि जब मैंने गैस से सॉल्यूशन बनाया तो इस प्रोसेस के अंदर हीट रिलीज हो रही थी, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। अब तुमने क्या किया? तुमने टेम्परेचर और बढ़ाया, है ना? एक तो पहले इसमें इतनी हीट रिलीज हो रही है, तुम टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो, है ना? यानी कि अब इक्विलिब्रियम क्या चाहता है? इक्विलिब्रियम चाहता है कि अगर हम कुछ चेंज करते हैं ना तो इक्विलिब्रियम चाहेगा उस चेंज को खत्म करना, है ना? इसमें पहले हीट रिलीज हो रही थी, हम और टेम्परेचर दे रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम ना उस चीज को एडजस्ट करना चाहेगा। यानी कि वो चाहेगा कि जो हीट निकल रही है, जो हीट रिलीज हो रही है और हम और हीट दिए जा रहे, तो जो हम हीट दे रहे हैं ना, हम उस चीज को क्या कर सके? खत्म कर सके। तो वो चाहेगा उस हीट को कम करना। अब जब डिसॉल्व करेंगे तब तो हीट रिलीज होगी, तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि ये हीट ना कम हो जाए। अब हीट कम कैसे होगी? जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। जब रिएक्शन कैसे जाएगी? बैकवर्ड जाएगी, तो हीट क्या हो जाएगी? रिलीज नहीं होगी। जब डिसॉल्व हो रही थी तो हीट रिलीज हो रही थी, है ना? जब रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी तो हीट रिलीज नहीं होगी, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो इस प्रोसेस में हीट रिलीज नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, वो क्या करेगा? आपके इक्विलिब्रियम को भेज देगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि जो गैस ने पानी में डिसॉल्व होके, लिक्विड में डिसॉल्व होके सॉल्यूशन बनाया था, अब वही गैस वापस मिल जाएगी मुझे एक तरीके से। और वही गैस अगर मुझे वापस मिल गई तो जो गैस पहले डिसॉल्व हुई थी वो गैस वापस बाहर आ जाएगी लिक्विड से। यानी कि एक तरीके से सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। सो रीजन सिर्फ इतना है कि एज डिसॉल्यूशन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एनसीईआरटी पे आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेज नंबर 41 पे, ठीक है? पेज नंबर भी याद है मुझे, पेज नंबर 41 पे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उसमें यही सारी चीज लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर है? अरे नहीं, जब खुला रखोगे तब की बात है, जब आप ढक्कन बंद रखोगे तो प्रेशर तो सेम ही है ना, बट खुला रखोगे तभी तो गैस निकलेगी, और अगर गैस बाहर तभी निकलेगी ना जब उसको जगह मिलेगी बाहर जाने की। ठीक है, क्लियर है बेटा? और कोई डाउट बच्चे आपको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर चलते हैं आगे। और हेनरीज लॉ से रिलेटेड, हाँ 43 होगा यार, इतनी तो गलती हो ही सकती है। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आपको। हाँ हाँ 41 होगा, 40 होगा, जो भी है। और कोई डाउट? मेरे पास पुरानी बुक होगी इसलिए उसमें 43 होगा बस।
और कोई डाउट? डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं हम लोग, कुछ नहीं है, बस वो इक्विलिब्रियम मतलब जो रेट होता है उसमें बराबर हो जाता है, राइट? चलो आगे चलते हैं। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस मत पूछा करो, और ये ज्यादा कमेंट्स करके डिस्टर्ब भी मत करो मुझे, वरना मैं कमेंट सिर्फ लास्ट में देखा करूंगी, बीच में देखूंगी ही नहीं। रिएक्ट कहाँ करता है बेटा ऑक्सीजन वाटर के साथ? किसने बोला तुमको रिएक्ट करता है? मैंने तो बोला रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट तो अमोनिया करता है और NH4OH बना लेता है, ठीक है? चलो अब देखो, मैंने आपको इक्वेशन बताई कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो आपको सवाल सॉल्व करते टाइम एक छोटी सी चीज याद रखनी है, क्या कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर और जो KH की जो यूनिट्स है ना वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर ये बार में है तो ये भी बार में, ये एटमॉस्फेयर में है तो ये भी एटमॉस्फेयर में। तो पार्शियल प्रेशर की और KH की जो यूनिट्स होती है वो यूनिट सेम होनी चाहिए। ये बार में है तो ये भी बार में, ये एटमॉस्फेयर में है तो ये भी एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि ये तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो जो प्रेशर की यूनिट होनी चाहिए वही KH की यूनिट होनी चाहिए। अगर आप यूनिट सेम नहीं करोगे तो आपके पास सवाल गलत हो जाएंगे, इसलिए यूनिट्स को बहुत ही ध्यान में रखते हुए सवालों को सॉल्व करना, ठीक है? चलो फिर एक सवाल देखते हैं, आपका NCERT का ही सवाल है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चे? आपका NCERT का ही सवाल है तो बहुत ही ध्यान से सुनना और देखना। राइट? चलिए अब उससे पहले एक छोटी सी चीज, नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। उससे पहले आपको कुछ यूनिट कन्वर्जन्स पता होनी चाहिए, तो उनको ध्यान में रखना, अगर भूल गए हो तो याद रखना कि 1 एटमॉस्फेयर होता है 101325 पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर होता है 101325 पास्कल, ठीक है? और 1 बार होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1 बार होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। और 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.013 बार। 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.013 बार एंड 1 एटमॉस्फेयर होता है 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg एंड 1 एटमॉस्फेयर होता है 760 टोर के बराबर। तो बेटा ये आपके पास कुछ यूनिट्स है, आपको इन यूनिट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि अब जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे या फिर जब हम लोग सवाल करेंगे तो उन सवालों में यूनिट कन्वर्जन आपको करना पड़ सकता है। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता होगा तो गलतियों के चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए बच्चे आप सवालों को ध्यान से करिए, सवालों को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा और इन यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है बेटा? ग्राफ करा दूंगी, आइडियल नॉन आइडियल बताऊंगी ना तो ग्राफ कराऊंगी, ठीक है? अब आते हैं इस सवाल के ऊपर। सवाल आपके पास है कुछ इस तरीके से, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। बेटा मुझे नहीं पता पहले कौन आया था, तुम प्लीज पढ़ लो, राइट? और ये आंसर लिखना बंद करो, मुझे पता है तुम्हें आता है, बट प्लीज पढ़ाने दो, जिन बच्चों को नहीं आता उनको क्लियर करने दो। क्वेश्चन है आपके पास ये, या ज्यादा अच्छे से पढ़ लिया सब कुछ कि आप सब आता है, कुछ भी पूछ लो, है ना? फिर कल से मुश्किल सवाल लेके आना शुरू कर दूंगी मैं। सवाल है आपके पास कि अगर हम क्या कर रहे हैं, वाटर से नाइट्रोजन गैस बबल करा रहे हैं 293 केल्विन पे, वाटर से नाइट्रोजन गैस बबल करा रहे हैं, क्वेश्चन लगाओ। अगर हम वाटर से नाइट्रोजन गैस बबल करा रहे हैं, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे? 293 केल्विन पे। वो आपसे पूछ रहा है कि कितनी नाइट्रोजन के मिलीमोल्स डिसॉल्व होंगे 1 लीटर वाटर में। वो आपसे पूछ रहा है कि 1 लीटर पानी के अंदर कितने नाइट्रोजन के मिलीमोल्स डिसॉल्व होंगे। उसने बोला है कि अगर
पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कितना है 0.987 बार। कितना है 0.987 बार। और उसने बोला है कि जो हेनरीज कांस्टेंट है वो कितना है 76.48 किलो बार। 76.48 किलो बार। वो आपसे पूछ रहा है कि कितने मिलीमोल्स नाइट्रोजन के डिसॉल्व होंगे, है ना, कितने मिलीमोल्स नाइट्रोजन के डिसॉल्व होंगे। तो आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, वो होता है KH इनटू में मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर क्या होता है KH इनटू में मोल फ्रैक्शन, राइट। सो KH इनटू में मोल फ्रैक्शन। तो आपको देखो पार्शियल प्रेशर दिया है बार में और आपको KH किस में दिया है बेटा किलो बार में। अब 1 किलो बार में कितने बार होते हैं 10 टू द पावर 3 बार होते हैं, है ना, 10 टू द पावर 3 बार। तो KH कितना हो जाएगा 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3 बार, यानी कि KH हो जाएगा 76480 बार। कितना हो जाएगा 76480 बार। सो आपके पास KH कितना है 76480 बार। आपको क्या करना है, आपको निकालने हैं मिलीमोल्स, लेकिन आपके पास तो सवाल में क्या है मोल फ्रैक्शन है ना। आपके पास तो बच्चे सवाल में है मोल फ्रैक्शन। तो देखिए जरा, अब ये भी बार में हो गया, ये भी बार में हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा 0.987 विच इज इक्वल टू KH कितना है वो है 76480, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन कितना होगा, कौन सी गैस बबल करा रही है नाइट्रोजन गैस, किस में करा रहे हैं पानी में। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा नाइट्रोजन का, वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब उसने कितने पानी में डिसॉल्व किया है, उसने 1 लीटर पानी में डिसॉल्व किया है ना। अब वाटर की डेंसिटी क्या होती है बेटा, वाटर की डेंसिटी तो होती है 1 ग्राम पर ml। 1 लीटर पानी का मतलब है 1000 ml पानी। 1 लीटर पानी का मतलब है, 1 लीटर वाटर का मतलब है कि हमने कितना पानी लिया है 1000 ml। तो वाटर का मास कितना होगा, अब आपको पता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आपके पास डेंसिटी कितनी होती है पानी की 1 ग्राम पर ml और पानी है कितना 1000 ml। तो मास कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। मास कितना हो जाएगा बेटा 1000 ग्राम हो जाएगा। यानी कि वाटर का मास कितना है 1000 ग्राम। तो वाटर के मोल्स कितने होंगे, वाटर का मास कितना है 1000 ग्राम, तो वाटर के मोल्स कितने होंगे, तो मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, वाटर का मास विच इज 1000 डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास विच इज 18। वाटर के मोल्स आ जाएंगे 55.55। वाटर के मोल्स कितने आ जाएंगे 55.55। अब आपको वाटर के मोल्स भी पता चल गए, आपको बस नाइट्रोजन के मोल्स निकालने हैं। जब आपने नाइट्रोजन गैस को वाटर से बबल कराया तो वो पूछ रहा था कि कितने मिलीमोल्स नाइट्रोजन के डिसॉल्व होंगे 1 लीटर पानी में, है ना, कितने मिलीमोल्स नाइट्रोजन के डिसॉल्व होंगे 1 लीटर पानी में। तो बस वही तो बताना, आपको पार्शियल प्रेशर गिवन था, आपको KH गिवन था, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने हैं। लेकिन बेटा एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पे एज्यूम करनी पड़ेगी, एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पे एज्यूम करनी पड़ेगी। क्या एज्यूम करनी पड़ेगी, देखो जब आप 0.987 को 76480 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि 0.987 को जब आप 76480 से डिवाइड करोगे तो कितना छोटा मोल फ्रैक्शन आएगा, है ना। आप सोच सकते हो ना कि जब आप 0.987 को 76480 से डिवाइड करोगे तो कितना छोटा मोल फ्रैक्शन आएगा, है ना। दैट मीन्स द मोल फ्रैक्शन विल बी वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा आएगा। सो देखो आपके पास जो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आएगा इट विल बी वेरी स्मॉल, वो बहुत ही कम आएगा। यानी कि जो सॉल्यूशन था मेरा
उसके अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ही कम है, इट्स वेरी 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 लेस, तभी तो मोल फ्रैक्शन इतना छोटा आएगा 0.987/76480। तो आपके पास जो नाइट्रोजन के मोल्स है दे विल बी वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ वाटर। नाइट्रोजन के मोल्स वाटर के कंपैरिजन में बहुत कम होंगे। तो आप क्या करोगे, यहां पे डिनोमिनेटर में आप नाइट्रोजन के मोल्स को नेग्लेक्ट कर दोगे। क्या कर दोगे, क्योंकि इसके तो बहुत ज्यादा है ना, वाटर के तो देखो 55.55 है ना, वाटर के तो देखिए 55.55 है, यानी कि आप क्या करोगे, नीचे वाली साइड में वाटर के मोल्स को नेग्लेक्ट कर दोगे। ठीक है, बस अब बाकी काम क्या है, इसको सॉल्व करने का काम है। कैसे सॉल्व करोगे, पार्शियल प्रेशर कितना है 0.987, KH को उधर ले जाओ 76480 which is equal to number of moles of nitrogen divide by water के moles कितने हैं, वो है 55.55। अब आपको क्या करना है, number of moles of nitrogen निकालने हैं which will be 0.987 divided by 76480 multiplied by 55.55। आपके पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएंगे। बेटा वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है ना, वाटर की डेंसिटी हम लोग 1 ग्राम पर ml लेते हैं और उसी बेसिस पे फिर हमने डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, पानी का मास आ गया। 1 ग्राम पर ml हम लोग लेते हैं। ठीक है, उसी बेसिस पे हमने क्या किया, पानी का जो मास था वो कैलकुलेट कर लिया और पानी का मास आ गया 100 ग्राम। फिर हमने पानी के मोल्स निकाल लिए, मास को हमने मोलर मास से डिवाइड किया तो पानी के मोल्स आ गए। तो बस इसको सॉल्व करना है और आपके पास क्या आ जाएंगे, पानी के मोल्स आ जाएंगे। लेकिन आपको निकालने हैं पानी के मिलीमोल्स, है ना। तो बस एक चीज याद रखना कि एक मोल जो होते हैं ना उसमें होते हैं 10 टू द पावर 3 मिलीमोल्स। एक मोल में होते हैं 10 टू द पावर 3 मिलीमोल्स। ठीक है, तो अगर आपको मिलीमोल्स निकालने हो तो आपको क्या करना है, बस ये जो है ना, तो मिलीमोल्स क्या होंगे नाइट्रोजन के, एक मोल में 10 टू द पावर 3 मिलीमोल्स, तो मोल जितने थे तो इसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 0.987 डिवाइडेड बाय 76480 इंटू 55.55 इंटू 10 टू द पावर 3। ये बच्चे आपके पास क्या आएंगे, ये आ जाएंगे आपके पास मिलीमोल्स। क्या आ जाएंगे, मिलीमोल्स आ जाएंगे। सो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इस सवाल के अंदर बेटा अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई स्टेप कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। ठीक है, बताइए, कोई स्टेप कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लो। बेटा मैंने बोला कि ऑक्सीजन, नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन वाटर में बहुत कम एक्सटेंट तक डिसॉल्व होते हैं। डिसॉल्व होते हैं क्यों, क्योंकि वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब जरूरी थोड़ी है डिसॉल्व होने के लिए रिएक्ट करना जरूरी है, जरूरी नहीं है बेटा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो रिएक्ट करेंगे, आपको जरूरी थोड़ी है डिसॉल्व होने के लिए रिएक्ट करना जरूरी है। अब देखो, अब हमारे पास, अच्छा वाटर वाला रिपीट कर दूं, तो देखो हमने 1 लीटर पानी लिया था, वॉल्यूम कितना था वाटर का बेटा, वॉल्यूम था वाटर का 1 लीटर, है ना। मैंने बोला पानी की डेंसिटी कितनी होती है, वो होती है 1 ग्राम पर ml। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये 1000 ml में है, 1000 ml, तो 1000 इंटू 1, तो मास कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, है ना। अब मास ऑफ वाटर कितना है, 1000 ग्राम, है ना। मास ऑफ वाटर कितना है, 1000 ग्राम। तो मोल्स कितने होंगे, इसका मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। ये क्या हो जाएंगे, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बेटा, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। सो इस तरीके से मोल्स कितने होंगे पानी के, वो होंगे 55.55। फिर नेग्लेक्ट क्यों किया,
क्योंकि बेटा जब आप पार्शियल प्रेशर को KH से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास आएगा मोल फ्रैक्शन। जब आप पार्शियल प्रेशर को KH से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा मोल फ्रैक्शन। अब आप देखो 0.987 को आप 76480 से डिवाइड करो तो कितना छोटा आएगा ना, कितना छोटा आएगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन बहुत छोटा है। अब नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन इतना छोटा होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का जो अमाउंट है, बेटा 4 बार समझा दिए मैंने मोल्स ऑफ वाटर, इसका मतलब है कि आपके पास जो नाइट्रोजन का अमाउंट है वो बहुत ही कम है ना। और वाटर के मोल्स तो 55.55 थे, कितने ज्यादा थे, तो इसलिए इसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन के मोल्स वाटर के कंपैरिजन में बहुत कम होंगे, इसलिए मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिए और सिंपली लिख दिया मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, आप क्लियर है बेटा? 5 बार समझा चुकी हूं मैं ये मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकाले। वाटर का मास 100, 1 लीटर था वॉल्यूम, मास कितना हो गया 1000 ग्राम, मास को मोलर मास से डिवाइड किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया मैंने। और कोई डाउट है? एनसीईआरटी का सवाल है, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। ठीक है, कोई डाउट किसी और को? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो पूछ लो मन में। हाँ, नेग्लेक्ट करेंगे तो चलेगा। अरे तुम एक बात बताओ, तुम 5000 के अंदर 0.00001 ऐड कर रहे हो, फर्क पड़ेगा 5000 पे? हाँ, होमवर्क दे रही हो, रुक जाओ। 5000 के अंदर तुम लोग 0.00001 ऐड कर रहे हो, फर्क पड़ेगा 5000 पे? नहीं पड़ेगा ना, है ना, है ना। अच्छा भूल गया, एटॉमिक मास का चार्ट लेके आना, कल लेके आती हूँ। और कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, वो होमवर्क में करके आना है। हाँ, होमवर्क दे रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, होमवर्क में करके आना है। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये होमवर्क में करके आना है। थोड़ा सा ध्यान से इस सवाल को करना। इस सवाल के अंदर आप एक गलती करोगे तो वो गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इस सवाल को सॉल्व करके आना। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर होमवर्क। और बच्चे आज की क्लास में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो, राइट? कोई क्वेश्चन और कोई डाउट? ये क्वेश्चन होमवर्क में करके आना, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेप लिख देना, कौन सा स्टेप, कौन सा स्टेप बेटा? अच्छा स्टेप लिखे तो थे। अरे डेंसिटी देखो, वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, है ना, यानी कि 1000 ml। ठीक है, और मास कितना था, सॉरी आपके पास डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, तो मास डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो 1 ग्राम पर ml डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज 100 ml। तो ml से ml कैंसिल, मास कितना आ जाएगा 1000 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब लिख दिया मैंने। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मास अपॉन मोलर मास 1000 अपॉन 18। एक कमेंट का रिप्लाई ना करो, आप देख नहीं रहे मेरे कमेंट, सारे डाउट्स बता दो, फिर भी यही बोलते हो। तो हेनरी लॉ कितने मार्क्स में आता है? स्टेटमेंट आती है 1 नंबर की, बाकी 2-3 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, वो कम अमाउंट में डिसॉल्व हो रहा है तो वो रिएक्ट, अरे नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहे हो बेटा? मैं ये बोल रही हूँ कि जो गैसेस रिएक्ट करती है ना वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है पानी के अंदर। आपने देखा होगा जब केमिस्ट्री में लैब्स में जाते हैं ना तो अमोनिया लिक्विड फॉर्म में पड़ा होता है, क्यों फॉर्म में NH4OH लिखा होता है उस पे, क्यों? क्योंकि अमोनिया पानी के साथ जल्दी से रिएक्ट कर जाता है और फिर उसकी वजह से NH4OH बन जाता है। लेकिन जो गैसेस पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती वो बहुत ही कम अमाउंट में, यानी कि जो वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट होता है ना वो बहुत ही कम होता है। मैं ये बोल रही हूँ बेटा आपको, है ना, जो नहीं वो रिएक्ट नहीं कर रहा तभी तो वो कम अमाउंट में डिसॉल्व हो रहा है। मैं ये समझाना चाह रही हूँ, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, है ना। नाइट्रोजन तो कितना इनर्ट होता है आपको पता है, कैसे पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, राइट? आई होप अब क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट किसी को, और कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।